नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, कहानी का नाम है हिमालय का रहस्यमयी शिवलिंग। हमारे पास ये कथा स्रोत के रूप में है और ये हमें ले जाती है हिमालय की ऊंचाइयों पर। बिल्कुल। कहानी एक युवा फोटोग्राफर अर्जुन की है, जिसे आप कह सकते हैं अनदेखी जगहों को कैमरे में कैद करने का जुनून है। हाँ, और इसी जुनून में वो एक ऐसी किंवदंती सुनता है जो उसे एक असाधारण खोज पर ले जाती है, एक स्वयंभू शिवलिंग की खोज, जो कहते हैं कि दुनिया की नजरों से छिपा है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसमें जो रहस्य हैं, जो अर्जुन की यात्रा की मुश्किलें हैं और जो अलौकिक घटनाएं होती हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी आखिर कहना क्या चाहती है, क्या बड़े सवाल उठाती है ये। सही। तो कहानी शुरू होती है देवपुरी नाम के एक छोटे से गांव से। शांत सा गांव है उत्तराखंड में। हाँ, अर्जुन वहाँ पहुँचता है कुछ अलग, कुछ हटके तस्वीरों की तलाश में। और गांव में जैसे होता है, शाम को आग के आसपास बैठकर गपशप, कहानियां। वहीं उसे एक पुरानी किंवदंती पता चलती है। और ये उसे बताते हैं गांव के एक बुजुर्ग दादाजी। वो बताते हैं कि बहुत दूर बर्फीली चोटियों के पार एक घाटी है। नाम भी बड़ा रहस्यमय है उसका, मौन की घाटी, वैली ऑफ साइलेंस। सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और उस घाटी के ठीक बीच में दादाजी के हिसाब से एक बहुत बड़ा प्राचीन शिवलिंग है, बर्फ में दबा हुआ। पर खास बात यह है कि वो स्वयंभू है। हाँ, इस शब्द पर ध्यान देना चाहिए। स्वयंभू मतलब जो खुद से बना हो, जिसे किसी ने बनाया नहीं। अच्छा। तो ये कहानी के हिसाब से उसे एक प्राकृतिक या शायद कहें कि अलौकिक दर्जा दे देता है। मतलब सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है वो, कुछ और है शायद। पर दादाजी की कहानी में एक चेतावनी भी है, जो अर्जुन की उत्सुकता को और बढ़ा देती है। हाँ, चेतावनी क्या है? चेतावनी काफी गंभीर है। दादाजी कहते हैं कि आज तक जो भी उस घाटी में गया, या तो लौटा नहीं, और अगर लौटा भी तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। वो मानते हैं कि उस शिवलिंग में इतनी जबरदस्त ऊर्जा है कि आम इंसान उसे सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि वहाँ वक्त और जगह के नियम बदल जाते हैं। हाँ, किस समय धीमा या तेज हो सकता है, दिशाएं समझ नहीं आती। ये बातें कहानी में एक खतरनाक, लगभग दूसरी दुनिया जैसा माहौल बना देती हैं। तो क्या कहानी ये बताती है कि ये सिर्फ वहम है, अंधविश्वास है, या इसका कोई गहरा मतलब है? कहानी इसे अंधविश्वास कहकर टालती नहीं है, बल्कि इसे कहानी का हिस्सा बनाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ फिजिक्स के नियम अलग हो। ये उस जगह के रहस्य और ताकत को दिखाता है। और अर्जुन, जो ठहरा खोजी किस्म का, वो इन चेतावनी से डरता नहीं बल्कि और प्रेरित हो जाता है। हाँ, उसे लगता है कि यही तो है वो अनदेखी चीज जिसे वो खोजना चाहता है। और एर और टूटी फूटी जानकारी और एक पुराने धुंधले से नक्शे के सहारे अकेले ही निकल पड़ता है उस मौन की घाटी की तरफ। बिल्कुल। फोटोग्राफर का जुनून उसे खींच ले जाता है। यात्रा शुरू में तो बहुत खूबसूरत बताई गई है, हरे भरे जंगल, सुंदर पहाड़। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, मौसम बदलने लगता है अचानक। कहानी में लिखा है, तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, बादल घिराते हैं और फिर एकदम से घना कोहरा छा जाता है। इतना घना कि कुछ मीटर आगे भी देखना मुश्किल। वो दिशा के लिए कंपास निकालता है, पर कंपास अजीब तरह से गोल गोल घूमने लगता है। बेकार। और यहीं एक और दिलचस्प चीज होती है। कहानी के मुताबिक अर्जुन के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैमरा, फोन, टॉर्च, सब एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। सब बंद। हाँ, और ये बात आकर्षक है कि ऐसी रहस्यमयी या पवित्र मानी जाने वाली जगहों की कहानियों में अक्सर तकनीक का फेल हो जाना ये देखने को मिलता है। हाँ, ये क्यों होता है? कहानी क्या ये कहना चाहती है कि वहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी टेक्नोलॉजी से ज्यादा पावरफुल है? हो सकता है, या ये एक लिटरेरी डिवाइस भी हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि इंसान अपनी तकनीक पर कितना निर्भर है और प्रकृति या अलौकिक शक्तियों के सामने वो कितना छोटा है। सही बात है। इससे कहानी में रहस्य और अकेलेपन का एहसास भी बढ़ता है। अर्जुन अब पूरी तरह से उस जगह के रहमो करम पर है। और उसी गहरे सन्नाटे और अनिश्चितता में अर्जुन को एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज? कैसी आवाज? कहानी उसे ओम की ध्वनि जैसा बताती है, जैसे कहीं बहुत दूर कोई बहुत बड़ा घंटा बज रहा हो, धीमी गहरी गूंज। अच्छा। और ये आवाज उसे डराती नहीं, बल्कि अजीब तरह से अपनी ओर खींचती है, जैसे रास्ता दिखा रही हो। तो अर्जुन उसी रहस्यमयी आवाज के पीछे पीछे घने कोहरे में रास्ता बनाते हुए कई घंटे और चढ़ता है। और फिर अचानक कोहरा छंटता है और सामने का नजारा अविश्वसनीय है। वो मौन की घाटी में पहुंच चुका है। अच्छा। कहानी बताती है कि घाटी चारों तरफ से ऊंची बर्फीली चोटियों से घिरी है। माहौल में एक अजीब सी शांति है, जैसे किसी पुराने मंदिर का गर्भगृह हो। और इस बीच में, घाटी के ठीक बीचों बीच, वो विशालकाय शिवलिंग मिल गया उसे। हाँ, और उसका वर्णन बहुत दमदार है, पूरी तरह से प्राकृतिक बना हुआ, बर्फ और पाले से ढका हुआ, इतना ऊंचा कि अर्जुन को सिर पूरा पीछे करना पड़ता से ऊपर तक देखने के लिए। वाह। और बर्फ की सफेद धारियां उस पर ऐसे लिपटी हैं जैसे शिवजी के गले में सांप लिपटे हों। कमाल का दृश्य होगा। और कहानी कहती है कि वो जो ओम की आवाज थी, वो उसी शिवलिंग के अंदर से आती महसूस हो रही है। अच्छा, आवाज का सोर्स वही है। हाँ, ये देखकर अर्जुन एकदम स्तब्ध रह जाता है। डर,
हैरानी, भक्ति सब एक साथ महसूस होता है उसे। वो फौरन अपना कैमरा उठाता है फोटो लेने के लिए। लेकिन कैमरा फिर वही अजीब हरकत करता है। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक, मतलब जैसे टीवी में सिग्नल ना आने पर होता है। ऑन ऑफ होता रहता है। फोन तो वैसे ही बंद पड़ा है। कोई सबूत नहीं ले कोई सकता। तकनीकी सबूत नहीं। ये फिर से उसी बात पर जोर देता है कि ये जगह शायद इंसानी उपकरणों की पहुंच से बाहर है। ये अनुभव सिर्फ व्यक्तिगत है, इसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। शायद नहीं। और तभी अर्जुन को एक और तेज एहसास होता है कि वो इस विशाल शांत घाटी में अकेला नहीं है। अकेला नहीं है। हाँ, उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति। ये सोचकर वो सिहर जाता है। अब ये उसका वहम है या सच? कहानी इसे वहम जैसा नहीं बताती, बल्कि इसे आगे आने वाले रहस्य की भूमिका की तरह पेश करती है। और इसी उधेड़बुन में उसकी नजर शिवलिंग के पीछे एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर पड़ती है। एक गुफा? हाँ, गुफा का मुंह एकदम काला और गहरा दिखता है, जैसे अंधेरे को निगल रहा हो। अब अर्जुन के मन में कश्मकश शुरू होती है। क्या करे, जाए या वापस? हाँ, एक तरफ उसका फोटोग्राफर वाला मन है जो इस रहस्य की तह तक जाना चाहता है, दूसरी तरफ अंदर से एक डर है जो कह रहा है बस बहुत हुआ, लौट चलो। ये तो होता ही है। हाँ। विज्ञात का आकर्षण और अपनी सुरक्षा की चिंता। और जैसा अक्सर होता है, जिज्ञासा डर पर भारी पड़ जाती है। अर्जुन हिम्मत करके धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचता है, उसे एक और अजीब चीज महसूस होती है। क्या? बाहर इतनी ठंड है, बर्फ जमी है, लेकिन गुफा के मुहाने पर हवा अचानक गर्म हो जाती है। उसे लगता है जैसे अंदर से किसी की सांसों की गर्मी आ रही हो। गर्म हवा बर्फ के बीच में? हाँ, ये विरोधाभास कहानी के रहस्य को और बढ़ाता है। ये इशारा करता है कि गुफा के अंदर कुछ ऐसा है जो प्रकृति के आम नियमों से परे है। बिल्कुल। अर्जुन अपनी टॉर्च जलाता है। शायद अब वो काम करने लगी थी। कहानी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करती और गुफा के अंदर कदम रखता है। अंदर क्या था? अंदर की दीवारों पर उसे जो दिखता है वो उसे और भी ज्यादा हैरान कर देता है। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए हैं, प्राचीन पेंटिंग्स। प्राचीन चित्र? कैसे? कहानी कहती है कि इन चित्रों की शैली, इनके प्रतीक चिन्ह किसी भी ज्ञात प्राचीन भाषा से मेल नहीं खाते, संस्कृत से भी पुराने लगते हैं। संस्कृत से भी पुराने? बाप रे! और इन चित्रों में बना क्या है वो और भी चौंकाने वाला है। क्या बना है? उन चित्रों में तारों और आकाश गंगाओं के बीच उड़ते हुए जहाज दिखाए गए हैं। अंतरिक्ष यान? हाँ, वैसे ही लगते हैं। और उन यानों से देवता जैसे दिखने वाले प्राणी उतर रहे हैं और वे उसी विशाल शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं जिसे अर्जुन ने बाहर देखा था। देवता जैसे प्राणी शिवलिंग की पूजा करते हुए? ये तो प्राचीन एस्ट्रोनॉट वाली थ्योरी की तरफ इशारा है। हाँ बिल्कुल, पैलियो कॉन्टैक्ट। ये विचार के पुराने जमाने में दूसरे ग्रहों से लोग पृथ्वी पर आए थे और शायद उन्होंने सभ्यता के विकास में मदद की। कहानी यही कह रही है। इशारा तो उसी तरफ है। ये चित्र एक भूली हुई, शायद बहुत एडवांस्ड सभ्यता या हमारे इतिहास के एक बिल्कुल अलग वर्जन की तरफ संकेत करते हैं। तो क्या ये शिवलिंग उन एलियंस ने बनाया था या वो इसकी पूजा करने आते थे? कहानी साफ साफ नहीं बताती। शायद यही उसका मकसद है, रहस्य बनाए रखना। ये चित्र अर्जुन की और पढ़ने वाले की कल्पना को उड़ान देते हैं। और तभी जब अर्जुन इन चित्रों को देख रहा होता है, उसकी नजर गुफा के सबसे अंधेरे कोने पर पड़ती है। वहाँ क्या था? वहाँ पद्मासन में एक आकृति ध्यान में बैठी है। कोई इंसान? हाँ, एक साधु। उनका शरीर लगभग बर्फ की पतली परत से ढका है, जैसे सदियों से वहीं बैठे हों। लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी आंखें खुली हैं। और वे सीधे अर्जुन को ही देख रहे हैं। आंखें खुली हैं, मतलब वो जीवित हैं। ऐसा ही लगता है। ये दृश्य कहानी का क्लाइमैक्स शुरू करता है। एक जिंदा जागता इंसान जो बर्फ में जमा हुआ सा लगता है, पर होश में, और जैसे अर्जुन का ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन की क्या हालत हुई होगी? वो डर और हैरानी से जम सा जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तभी बिना होंठ हिले एक शांत और गहरी आवाज सीधे अर्जुन के दिमाग में गूंजती है। टेलीपैथी? हाँ, आवाज कहती है, तुम आखिरकार आ गए। विचारों का सीधा आदान प्रदान, भाषा के बिना। ये उन साधुओं की शक्तियों का पहला सबूत है। अर्जुन कांपते हुए, शायद मन में ही, पूछता है, आप कौन हैं? जवाब फिर से विचार के रूप में आता है, मैं इस स्थान का रक्षक हूँ, युगों से। रक्षक, ये कॉन्सेप्ट कई मिथकों और रहस्यमयी जगहों की कहानियों में मिलता है। ये दिखाता है कि वो जगह कितनी महत्वपूर्ण और पवित्र है। हाँ, और साधु आगे बताते हैं कि ये शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत है, एक केंद्र बिंदु। ऊर्जा का स्रोत। और इससे भी बढ़कर ये दूसरे लोकों, दूसरी वास्तविकताओं का एक दरवाजा है, एक पोर्टल। पोर्टल? वाह, ये कहानी को साइंस फिक्शन या फैंटेसी के दायरे में ले जाता है। ये सवाल उठाता है, क्या ब्रह्मांड में ऐसे रास्ते हो सकते हैं जो हमें ज्ञात दुनिया से परे ले जाएं? बिल्कुल। साधु ये भी समझाते हैं कि इस शिवलिंग की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि सिर्फ शुद्ध मन और नेक इरादे वाले लोग ही इसे सहन कर सकते हैं या यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा। बुरे या लालची मन वाले यहाँ नष्ट हो जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन की सच्ची जिज्ञासा और उसके मन की पवित्रता ही उसे यहाँ तक ला पाई है। ये कहानी में एक नैतिकता का पहलू जोड़ता है कि ज्ञान या शक्ति सिर्फ योग्य लोगों को मिलनी चाहिए, जिनका इरादा नेक हो। ये कई आध्यात्मिक कहानियों में होता है।
अर्जुन कुछ हिम्मत जुटाकर उन चित्रों और उड़ने वाले जहाजों के बारे में पूछता है। हाँ, ये तो पूछना ही था। साधु का जवाब छोटा लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते हैं, ये दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी है। इंसान का ज्ञात इतिहास सच्चाई का बस एक छोटा सा टुकड़ा है और मानवता अभी इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए तैयार नहीं है। ये आधुनिक ज्ञान की सीमाओं और एक प्राचीन छुपे हुए ज्ञान के बीच के तनाव को दिखाती है। शायद ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम अभी समझ ही नहीं सकते। इसके बाद साधु अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। उनकी हथेली पर एक छोटा सा क्रिस्टल प्रकट होता है जो धीरे धीरे चमक रहा है। क्रिस्टल? हाँ। वे कहते हैं, ये लो, ये इस स्थान की स्मृति है, इसे अपने साथ ले जाओ। स्मृति? मेमोरी? ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उस जगह का ज्ञान, ऊर्जा या इतिहास उसमें समाया हुआ है शायद। और साथ में एक चेतावनी भी देते हैं। क्या चेतावनी? अगर तुम्हारा दिल साफ रहेगा तो ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन अगर इरादे बुरे हुए तो ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। फिर से वही नैतिकता वाली बात। हाँ, ये क्रिस्टल एक तरह का टेस्ट भी है और एक जिम्मेदारी भी। अर्जुन हिचकिचाते हुए क्रिस्टल ले लेता है। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल को छूती हैं, उसे जोर का झटका लगता है। झटका? हाँ। उसके दिमाग में तेज सफेद रोशनी चमकती है और उसे एक पल के लिए पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत का एक भयानक नजारा दिखता है। तारे बन रहे हैं, टूट रहे हैं, आकाश गंगाएं घूम रही हैं। बाप रे! ये अनुभव इतना तीव्र होता है कि अर्जुन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और चीख मारकर बेहोश हो जाता है। ये उस जगह की जबरदस्त शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है जो इंसानी चेतना के लिए लगभग असहनीय है। ये दिखाता है कि अर्जुन को जो मिला है वो उसकी समझ से बहुत परे है। कहानी का अगला हिस्सा अर्जुन की वापसी है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को देवपुरी गांव के पास एक बर्फीले मैदान में पड़ा हुआ पाता है। रात हो चुकी है, सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। और यहाँ सवाल उठता है, क्या जो कुछ भी हुआ वो सच था या सिर्फ ऊंचाई, ठंड और अकेलेपन की वजह से हुआ कोई वहम, कोई मतिभ्रम? सबूत क्या है उसके पास? उसकी मुट्ठी जोर से बंद है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें वही चमकता हुआ क्रिस्टल है। क्रिस्टल है? हाँ, लेकिन उसका कैमरा और फोन मेमोरी पूरी तरह से खाली। उस दिन की कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, जैसे वो कभी उस वादी में गया ही ना हो। ओह, तो सबूतों का ये अभाव कहानी को और रहस्यमय बना देता है। क्रिस्टल है पर क्या दुनिया मानेगी? हाँ, बस एक चीज और है। बाद में अर्जुन देखता है कि उसके फोन के वॉइस मेमो ऐप में अनजाने में एक छोटी सी ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड हो गई है। ऑडियो क्लिप? उसमें क्या है? उस क्लिप में बैकग्राउंड में वही गहरी गूंजती हुई ओम की आवाज सुनाई दे रही है और साथ में अर्जुन की अपनी घबराई हुई, कांपती हुई आवाज है जो कह रही है, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, तो ये वॉइस मेमो कहानी को एक दिलचस्प मोड़ पर छोड़ता है। क्रिस्टल के अलावा एक और सबूत, भले ही थोड़ा अस्पष्ट सा, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद अर्जुन का अनुभव सच था। तो अंत में कहानी हमें कहाँ छोड़ती है? क्या मतलब निकालें इसका? कहानी बताती है कि अर्जुन उस क्रिस्टल को आज भी अपने पास रखता है, संभाल कर। और तो कभी कभी, खासकर पूर्णिमा की रातों में, वो हल्का हल्का चमकता है और अर्जुन के दिमाग में कुछ पलों के लिए वही ब्रह्मांड वाली छवियां या साधु की आवाज कौंध जाती है। तो ये कहानी हमें कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या वो शिवलिंग सच में किसी दूसरे लोक का दरवाजा था? वो साधु कौन थे? क्या वो कोई अमर योगी थे या किसी और दुनिया के रखवाले? और क्या वाकई हमारे इतिहास का एक बड़ा हिस्सा हमसे छुपा हुआ है? ये सवाल सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी जिज्ञासा को भी दिखाते हैं। इंसान हमेशा से अज्ञात को जानना चाहता है, सीमाओं के पार जाना चाहता है, रहस्यों को सुलझाना चाहता है। बिल्कुल, ये कहानी उसी प्रवृत्ति को छूती है। आखिरकार ये कहानी हमें किस सोच के साथ छोड़ती है? मेरे लिए तो ये इस संभावना पर जोर देती है कि दुनिया शायद उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी हम मानते हैं। हाँ। हिमालय की उन ऊंचाइयों में या दुनिया के किसी और कोने में शायद ऐसे रहस्य और ऐसी वास्तविकताएं मौजूद हैं जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने खोए रहते हैं कि अपने आसपास की अद्भुत रहस्यमयी चीजों को देख ही नहीं पाते? शायद ये कहानी एक खिड़की खोलती है उस संभावना की तरफ कि शायद खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है और शायद यही अज्ञात की खोज का असली रोमांच है। बिल्कुल। श्रोताओं को भी हम इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसी रहस्यमयी जगहें और ताकतें मौजूद हो सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।